अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू इंग्लिश विद नादिया राना। कैसे हैं आप सब? आज हम इंटर पार्ट 1 यूनिट 3 पोइम है विलियम ब्लेक की द इक्विंग ग्रीन, उसकी एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइंस करने जा रहे हैं। विलियम ब्लेक पोइट ऑफ नेचर हैं और वो नेचर के छोटे छोटे इंसिडेंट्स के थ्रू हमें लाइफ की डेप्थ्स और उसकी गहरी बातें बताते हैं। पोइम जो है, इसका जो थीम है वो बेसिकली दो थीम हैं। फर्स्ट वन इज नेचर, कि किस तरह जो नेचर है वो सूदिंग है, वो हमें हर मुश्किल, हर परेशानी, जितनी भी तकलीफ़ें हों, उन सब में जब हम नेचर की तरफ पलटते हैं ना, तो हमें कितना सुकून देती है, हमारे लिए कितनी सूदिंग होती है, कितना इफ़ेक्ट हमारे ऊपर, हमारी पर्सनैलिटीज़ के ऊपर इसका आता है। और जो दूसरा इसका थीम है वो है साइकिल ऑफ लाइफ। किस तरह पहले बचपन और फिर जवानी और फिर बुढ़ापा और फिर मौत की तरफ इंसान मुंतकिल हो जाता है। और ये जितने फेजेस हैं वो कभी भी दुनिया नहीं रुकती। हर इंसान को लगता है मैं बड़ा इंपॉर्टेंट हूँ, मेरे से ही दुनिया चल रही है, मैं ख़त्म तो दुनिया ख़त्म। लेकिन ऐसा नहीं है, दुनिया अपने मदार पे घूमती रहती है। जब यहाँ इस पोइम के अंदर भी हम देखेंगे कि जो बूढ़े लोग हैं वो छोटे बच्चों की गेम्स को जब इंजॉय करते हैं ना, तो उनको लगता है यही जो आवाज़ें थी ये तब भी आती थी जब वो बच्चे थे, और आज भी वही आवाज़ें आती हैं। इसका मतलब है कभी भी कायनात अपना निज़ाम नहीं छोड़ती, वो चलती चली जाती है, सिर्फ इंसान आते और जाते रहते हैं। तो ये जो साइकिल ऑफ लाइफ है, इसमें फेजेस, बचपन और फिर बुढ़ापा, जवानी, बुढ़ापा और फिर मौत, ये साइकिल पूरे का पूरा इस एक पोइम में कुछ लाइंस के अंदर बड़ी खूबसूरती से पोर्ट्रे किया है विलियम ब्लेक ने। जो राइमिंग स्कीम है वो है ए बी बी सी सी डी डी ई ई, यानी हर एक लाइन बिल्कुल उसके फौरन बाद जो दूसरी लाइन आती है उसके लास्ट वर्ड के साथ राइम चल रही है। एग्जाम्पल देते हैं। फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है अराइज और ये राइम करता है सेकेंड लाइन के लास्ट वर्ड से स्काइज, अराइज स्काइज ए, रिंग स्प्रिंग बी बी, थ्रश बुश सी, अराउंड साउंड डी, सीन ग्रीन ई, और यही राइमिंग स्कीम पूरी पोइम के अंदर चल रही है। ये जो पोइम है इक्विंग ग्रीन, ये विलियम ब्लेक की एक सीरीज है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस के नाम से, उसमें पब्लिश हुई 1789 में। और बेसिकली इस पोइम के अंदर पूरे एक दिन की जो एक्टिविटीज़ हैं वो बताई गई हैं स्प्रिंग के स्टार्ट होने पर, और फिर ये एंड होता है स्प्रिंग की एक नाइट पर इस इतनी सी जगह में इतनी ज़्यादा फिगरेटिव लैंग्वेज और इतना स्कोप है कि आप इंजॉय करेंगे इस पूरी पोइम को। तो लेट्स टेक अ स्टार्ट। द सन डज अराइज एंड मेक हैप्पी द स्काईज। आसमान उठता है, अराइज जागता है, राइज नहीं, नीचे से ऊपर को उठने को नहीं बोल रहे, अराइज जागता है। क्या सूरज जागता है? सूरज तो तुलू होता है ना, वो तो बेजान चीज है, जागते तो इंसान है, जानदार है। तो ये एक जानदार की क्वालिटी, एक इंसान की क्वालिटी सन को दी गई है जो बेजान चीज है। यहाँ पर एक पर्सोनिफिकेशन है। एंड मेक हैप्पी द स्काईज, और वो खुश कर देता है आसमानों को। ये भी अब सन की क्वालिटी नहीं है कि वो किसी को खुश करे, वो तो अपने एक रोटेशन में चल रहा है। अब उससे किसी को खुशी मिले या किसी को गमी मिले ये उसका मसला नहीं है, वो तो अपने मदार पे घूम रहा है। अब यहाँ पर द सन डज अराइज, सूरज उठता है, उगता है, तुलू होता है, एंड मेक हैप्पी द स्काईज, और आसमानों को खुश करता है। द मेरी बेल्स रिंग, मेरी बेल्स चर्च की जो घंटियां हैं वो बजती हैं टू वेलकम द स्प्रिंग। अब ये सारी खुशी क्यों हो रही है, यहाँ ये पता चला है कि स्प्रिंग सीजन स्टार्ट हुआ है और जो हर चीज के अंदर खुशी है, रौनक है। आपने भी नोटिस किया होगा जब फूल खिलते हैं, बाहर आती है, तो उस वक्त खुद ब खुद अंदर एक खुशी, एक सुकून सा इंसान के अंदर उतर जाता है। जब खिजा का मौसम होता है, पतझड़ होता है, हर चीज बड़ी खामोश हो जाती है, तो उस वक्त अपने आप में एक उदासी सी हमारे अंदर आती है। तो ये स्प्रिंग सीजन है, उसको वेलकम किया है सन ने भी। और फिर दूसरी चीज, जो मेरी बेल्स हैं, जो चर्च की घंटियां हैं, उन्होंने भी जोर जोर से बजकर स्प्रिंग सीजन को वेलकम किया। द स्काईलार्क एंड थ्रश, दो बर्ड्स के नाम है, स्काईलार्क और थ्रश, दोनों ही बहुत ऊंची उड़ान उड़ते हैं और दोनों ही
झाड़ियों में छुप कर रहते हैं। लेकिन यहाँ पर इन दो परिंदों से मुराद ये दो परिंदे नहीं है, तमाम चरिंद परिंद जितने जानदार हैं, जितने परिंदे हैं, वो सब के सब इस खुशी को मनाते हैं। द स्काईलार्क एंड थ्रश, द बर्ड्स ऑफ द बुश, सिंग लाउडर अराउंड टू द बेल्स चीयरफुल साउंड। ऐसे लगता है जो बेल्स की, जो चर्च की बेल्स की खुश कर देने वाली चीयरफुल साउंड है, उसके साथ ही मिलाकर ये परिंदे भी जोर जोर से चहचहा रहे हैं, अपनी खुशी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। उनको भी बाहर का मौसम आना बहुत अच्छा लगा है और वो उसको वेलकम करते हैं। While our sports shall be seen, अब यहाँ पर पता चलता है कि जो आवर का वर्ड यूज हुआ है, आर, ये आर कौन है? स्पोर्ट्स जो कर रहे हैं, यानी कि छोटे बच्चे। तो पोएट अपने आप को उन बच्चों की कैटेगरी में फील करता है, उस जिंदगी को जीता है जैसे एक छोटा बच्चा। तो कहता है हम जो छोटे बच्चे हैं, हमें भी देखा जा रहा है खेलते हुए, स्पोर्ट्स करते हुए। ऑन द इकोइंग ग्रीन, अब ये जो इकोइंग ग्रीन है, इको किसको कहते हैं? इको कहते हैं बाज़गश्त, जो साउंड रिपीट होके, अगर बिल्कुल खाली जगह हो, वैक्यूम हो और वो आवाज पहाड़ों से या किसी जगह से टकराती है, आप रूम को भी पूरा पूरा खाली कर दो, उसके अंदर से सारा फर्नीचर और सब कुछ उठा दो और उसके अंदर जब आप बोलोगे ना, तो आपको लगेगा आपकी साउंड इको करती है, टकरा के वापस आप ही तक पहुंचती है, उसकी गूंज, उसका रिफ्लेक्शन आप तक बार बार आता है। तो वो कहते हैं कि जो इकोइंग ग्रीन है, वैसे तो ये किसी पार्क, किसी प्लेग्राउंड का जिक्र कर रहा है पोएट के, कोई एक प्लेग्राउंड है जिसमें बच्चे खेल रहे हैं। तो वो कहते हैं हम जब स्पोर्ट्स कर रहे हैं तो हमें भी देखा जा सकता है इस इकोइंग ग्रीन पर, इस ग्राउंड पर। ये इको करता हुआ ग्राउंड है। अब हमें ये इकोइंग ग्रीन यहाँ पर, इसका ये एक मेटाफोरिकली स्पीकिंग, ये जो इकोइंग है यहाँ पर, ये किसी साउंड की इको नहीं है, ग्रीन खुशियों की, रौनक का इको है, जो उस ग्राउंड को बार बार हर बहार के मौसम में मिलता है। सिर्फ क्या चीज चेंज होती है? जनरेशंस चेंज होती हैं। इस पोइम के 3 स्टैंजाज हैं और हर स्टैंजा अपने अंदर लाइफ का एक फेज रखता है। ये जो फर्स्ट स्टैंजा है, ये खुशियां, चाइल्डहुड, मासूमियत, परिंदे, चर्च बेल्स और छोटे बच्चे, उनकी खुशियों का जिक्र करता है। तो इसका मतलब है इसमें डिपिक्ट किया गया है कि जो चाइल्डहुड है, जो इनोसेंस है, उसमें कोई फिक्र, कोई परेशानी नहीं होती, इंसान बहुत रिलैक्स होता है। तो उसको यहाँ पर डिपिक्ट किया है। जो सेकंड स्टैंजा है, उसके अंदर ज्वाइन करेगा इन बच्चों को जॉन और उसके बाकी दोस्त जो बूढ़े हैं। और थर्ड स्टैंजा में हम देखेंगे कि जब रात होती है स्प्रिंग सीजन में, जब बहुत सेलिब्रेशंस हो रही हो, तो उसके बाद रात का क्या नज़ारा होता है। लेकिन इन तीनों को अलग अलग डिस्कस करने से पहले मैं चाहूंगी कि जो फर्स्ट स्टैंजा के अंदर फिगर्स ऑफ स्पीच यूज हुए हैं, उनको एक दफा हम डिस्कस करते हैं। आप लाइन 1 देखें, इसमें वर्ड आया है सन। सन, सूरज जब तुलू होता है ना, तो जिंदगी का आगाज होता है। हर रात जब हम सोते हैं, हम नींद मर जाते हैं, हम नहीं जानते हमारे साथ रात में क्या हुआ, बस हम पड़े हुए हैं, पता नहीं हम उल्टे सोए, सीधे सोए, टेढ़े सोए, कैसे सोए, बस हम सो गए। हम उठे हैं सुबह के वक्त, तो वो समझो एक रीबर्थ है, इंसान दोबारा जागता है। तो सूरज का तुलू होना उसी जिंदगी की अलामत है, उसकी तरफ इशारा करता है। तो सन यहाँ पर मेटाफर यूज हुआ है। डिफरेंस है मेटाफर में और सिमिली में। सिमिली कब हम यूज करते हैं? जब हम किसी चीज के साथ दो चीजों का आपस में कंपैरिजन कर रहे हो, लेकिन उस कंपैरिजन को हम लाइक या एज के वर्ड से कंपेयर करें। ही इज एज ब्रेव एज अ लायन, तो यहां पर ये एक सिमिली होगी। लेकिन अगर मैं कहती हूँ ही इज अ लायन, तो मैंने अब कंपैरिजन किया, लेकिन डायरेक्ट कंपैरिजन कर दिया, तो यहां पर ये एक मेटाफर यूज होगा। तो यहां पर भी जो सन है, ये लाइफ की, रीबर्थ की तरफ इशारा करता है, लेकिन ये नहीं कहता ये ऐसे उगता है जैसे इंसान दोबारा जिंदा होता है। नो, सन मीन्स रीबर्थ, लाइफ। तो ये एक मेटाफर यूज हुआ। दूसरी चीज, फर्स्ट 2 लाइंस में देखें, द सन डज अराइज एंड मेक हैप्पी द स्काईज। ना तो सूरज का काम जागना है और ना ही उसका काम आसमानों को खुश करना। ये दोनों काम ही इंसान करते हैं। तो जब इंसान की खूबियां हम बेजान चीजों को या जानवरों को, किसी को भी दे देते हैं इंसानी खूबियां, तो हम इसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। तो ये जो 2 लाइंस हैं, ये पर्सोनिफिकेशन है, क्योंकि इसके अंदर ह्यूमन क्वालिटी, जो नॉन लिविंग थिंग है, उसको दे दी गई है। इसके बाद आप इस पूरे स्टैंजा को देखेंगे तो आपको इमेजरी नजर आएगी। यानी हम ये नहीं कह सकते इस लाइन में इमेजरी है, द होल स्टैंजा इज इमेजरी। इमेजरी क्या होता है? इमेजरी होता है कि जब आपके सामने कोई ऐसा सीन इन राइटिंग आता है, पोइट्री में या प्रोज में, जिसको आप इमेजिन कर सकें,
एक लाइन आपके सामने रखी गई, जैसे हम कहते हैं बर्ड्स आर सिंगिंग लाउडर अराउंड। तो इसका मतलब यह है कि यू कैन इमेजिन कि बर्ड्स कैसे सिंग करते हैं और ऊंचा ऊंचा कैसे बोलते हैं। या फिर हम कहते हैं वाइल आर स्पोर्ट्स शैल बी सीन, हमें खेलता हुआ देखा जा सकता है। अब ये जो खेलता हुआ देखना, आप इमेजिन करो आपको प्लेग्राउंड में छोटे बच्चे खेलते हुए नजर आएंगे। यू कैन इमेजिन द होल सीन। जिस सीन को आप इमेजिन कर सकें, पढ़ने के बाद आपको लगे कि आप उसको जी रहे हैं, आप उसको इमेजिन कर रहे हैं, आप उसको ज्यूम कर पा रहे हैं, तो ये इमेजरी होती है। तो पूरा स्टेंजा ही, बल्कि पूरी पोएम ही ओवरऑल इमेजरी बेस्ड है। जितने वर्ड्स आ रहे हैं जैसे हैप्पी, मैरी, चीयरफुल, ये सब क्या है? ये सब के सब वर्ड्स जो हैं ये आपको रिप्रेजेंट करते हैं हैप्पीनेस के। हर तरफ खुशी बिखरी हुई है। जो नेचर है वो इतनी सूदिंग है कि वो एक ही चीज बांटती है और वो है खुशियां। तो यहाँ पर वो खुशियां बिखरी भी नजर आती हैं क्योंकि सब एक नेचुरल सीन पे, एक ऐसी जगह पर इकट्ठे हुए में जहां पर हर तरफ स्प्रिंग सीजन, उस स्प्राउट हुई होंगी नई कोंपलें, नए फूल खिले होंगे, बच्चे खेल रहे होंगे, मौसम बहुत अच्छा होगा। ये सब चीजें क्या करती हैं? ये हमें खुशी देती हैं, हमें हमें अंदर तक सुकून देती हैं। तो ये पूरे का पूरा स्टैंजा इमेजरी बेस्ड है। फिर हमें इस पोइम के अंदर, इस स्टैंजा के अंदर एलिट्रेशन नजर आ रही है। एलिट्रेशन क्या होता है? एक ही लाइन में दो या दो से ज्यादा जब वर्ड्स जब एक ही लेटर से स्टार्ट हों, उसको हम एलिट्रेशन बोलते हैं। जैसे एक लाइन में वर्ड्स आ रहे हैं, आपकी लाइन नंबर है 6, बर्ड्स, बुश। एक ही लाइन में कॉन्सोनेंट साउंड, बी कॉन्सोनेंट लेटर है, बी से दो वर्ड स्टार्ट हुए हैं एक ही लाइन में, तो ये एलिट्रेशन है। इसके बाद जो इस स्टैंजा की सेकंड लास्ट लाइन है उसमें स्पोर्ट्स और सीन, अगेन आपकी कॉन्सोनेंट साउंड है एस, और वहां से स्पोर्ट्स और सीन दोनों एक ही लेटर से स्टार्ट हुए, तो ये एलिट्रेशन है। इसके अलावा हमारे पास एनाफोरा भी है स्टैंजा के अंदर। एनाफोरा क्या होता है? जब दो या दो से ज्यादा लाइंस एक ही लफ्ज से शुरू हो जाती हैं, यानी आपकी लाइन जब स्टार्ट होती है उसका फर्स्ट लेटर और नेक्स्ट लाइन का भी फर्स्ट लेटर सेम होगा, तो ये एनाफोरा है। यहां पर आपके पास लाइन नंबर 5th and 6th, दी स्काईलार्क एंड थ्रश, दी बर्ड्स ऑफ द बुश, दोनों दी से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये एनाफोरा है जो हमें यहां पर नजर आ रहा है। एक्चुअली ये जो पोइम है ये एक नैरेटिव है, एक पूरे दिन की कंप्लीट स्टोरी है कि उस पूरे दिन में क्या क्या हुआ, किस तरह कौन कौन एंजॉय करता रहा, और फिर जब थक गए और अपने घरों को चले गए, इसकी पूरी एक स्टोरी, एक नैरेटिव हमें यहाँ पर मिलता है। स्टैंजा 2 स्टार्ट्स विद ओल्ड जॉन विद वाइट हेयर, बूढ़ा जो जॉन है और जिसके बाल सफेद हो चुके हैं, डज लाफ अवेक केयर, वो बेफिक्री की हंसी हंस रहा है। यानी कि बूढ़े लोग, अब जाहिर है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गुजारी है, उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर बहुत सी तकलीफें, बहुत सी परेशानियां, बहुत से इम्तिहान देखे होंगे, क्योंकि ऐसा तो मुमकिन नहीं है, इंसान को भेजा गया है दुनिया के अंदर कि उसका इम्तिहान लिया जा सके। तो जब आए ही हम इम्तिहान देने के लिए, तो ये कैसे पॉसिबल है कि किसी की बड़ी स्मूथ जिंदगी गुजर रही हो? तो डिफरेंट जगहों से डिफरेंट लोग इकट्ठे हुए होंगे जिनकी लाइफ के सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होंगे, वेरी करते होंगे कि वो कितने तकलीफ में और कितने खुशी में है, और वो सब के सब अपनी तमाम तकलीफें भुला के उन खुशियों में, जो छोटे बच्चे खुशियां मना रहे हैं उनके अंदर शामिल हुए हैं। वो हंस रहा है, वो खुश है, उसको अपनी फिक्रें, अपनी परेशानियां भूली हुई हैं, वो इतना महव, इतना गुम है उस नेचर में और उन बच्चों के उस खेल के अंदर कि उसको अपनी जिंदगी की परेशानियां भूल गई हैं। सिटिंग अंडर द ओक अमंग द ओल्ड फोक। अब देखें, सिटिंग अंडर द ओक, जो पोइट ने ट्री भी लिया है वो भी उसने बहुत चुन के लिया है। ओक ट्री, शाहबलूत का जो दरख्त होता है, वो बहुत पुराने पुराने, बड़ी एजेस के दरख्त होते हैं। तो इसका मतलब है उसको हम सिंबलाइज करते हैं विजडम से, जहानत से, कि बहुत तजर्बाकार पुख्ता दरख्त जो है वो शाहबलूत का दरख्त है। उस दरख्त के नीचे वो लोग बैठे हुए हैं जो पुख्ता उम्र के हैं, तजर्बाकार हैं, उन्हें जिंदगी ने बहुत कुछ सिखा दिया हुआ है। वो सारे अपने, वो जो ओल्ड जॉन है वो अपने पुराने फोक्स दोस्तों के साथ उस दरख्त के नीचे बैठा है। दे लाफ एट आवर प्ले एंड सून दे ऑल से, वो सब हमारा खेल देखकर, यहाँ पे पोइट अपने आप को उन बच्चों की कैटेगरी में रख रहा है और वो कहता है हमारे खेल को देखकर वो सब के सब हंस रहे हैं। अब आप देखो कितनी खूबसूरत बात है। हम लाइफ में देखते हैं यूजुअली लोगों को अपनी जिंदगी के गुजर जाने का, अपनी उम्र के गुजर जाने का दुख स्टार्ट हो जाता है। वो इस सदमे में आ जाते हैं कि अब उनके पास वक्त पता नहीं कितना कम रह गया।
और उन्होंने पता नहीं कितने ख्वाब देखे हैं कि वो मजीद क्या क्या जीना चाहते हैं। लेकिन यहाँ कितनी मासूमियत है इवन उन बूढ़े लोगों के अंदर भी, कि वो उन बच्चों की खुशियों में भूल गए अपनी जिंदगियों को, अपनी परेशानियों को, और वो उनकी तरह बच्चे बन गए हैं, क्योंकि बच्चे के अंदर कोई एनवी, कोई जेलसी नहीं होती। तो इन बड़ों के अंदर भी उस जगह पर बैठ के कोई जेलसी नहीं है, वो कोई हसद नहीं रखते, वो उनकी खुशी में खुश हैं। वो दे लाफ एट आर प्ले, वो हंसते हैं हमारे खेल पर, एंड सून दे विल से, और वो सब के सब कहेंगे। अब यहाँ पर सच सच वर द जॉयज, हाँ हाँ यही वो खुशियां थी, व्हेन वी ऑल गर्ल्स एंड बॉयज, जब हम लड़के और लड़कियां थे, यानी हम छोटी उम्रों के थे, हम भी इसी तरह इन खुशियों को मनाते थे। तो यहाँ पर वो इकोइंग ग्रीन समझ आ रहा है। वो इकोइंग ग्रीन क्या है? इको साउंड की नहीं है, किसी की आवाज की इको नहीं है, वो इको है ग्रीन की। वो जो उस ग्राउंड के अंदर हमेशा से जो बच्चे खेलते चले आए हैं, वो जाहिर है जो आज बच्चे हैं वो कल जवान और परसों बूढ़े हो जाएंगे, तो वो जो बच्चे हैं ये भी यही सोचते हैं कि हम भी बच्चे थे तो ऐसी ही कुछ मिलती जुलती आवाजें आती थी, यही इको करती थी साउंड इस ग्राउंड के अंदर। such were the joys when we all girls and boys in our youth time were seen on the echoing green। जब हम जवान थे, हमारी जवानी के वक्त में, यानी वो कहते हैं हमें भी इनको देखकर अपनी जवानी का वही वक्त याद आ रहा है जब इस ग्राउंड के अंदर हमारी आवाजें भी ऐसे ही गूंजती थी जैसे इनकी आवाजें गूंज रही हैं। यह है सेकंड स्टैंजा। और फर्स्ट स्टैंजा में आपने देखा, आपने बचपन, सूरज का तुलू होना, परिंदों का, मासूम परिंदों का चहचहाना, और छोटे बच्चों का खेल, जो सब के सब लाइफ के स्टार्ट की एग्जांपल्स हैं, वो देखी। जो सेकंड स्टैंजा है इसमें आपने बूढ़े लोगों को देखा जो पुख्ता उम्र के हैं, तजर्बाकार हैं, शाबलोत के दरख्त के नीचे बैठे हैं, अपने माजी को याद कर रहे हैं और उस माजी को भरपूर तरीके से जी रहे हैं। तो इसका मतलब है इस स्टैंजा के अंदर लाइफ का अगला फेज, एक वो लोग जो आज खेल रहे हैं और एक वो लोग जो पहले उस ग्राउंड का पार्ट थे, और सबको पता है कि इनके जाने के बाद अगली नस्लें होंगी, जो यानी नेचर अपनी जगह कायम रहती है, चीजें अपनी जगह मौजूद रहती हैं, सिर्फ इंसान बदल जाते हैं, शक्लें बदल जाती हैं, वरना सब कुछ वैसे का वैसा ही रहता है। इस पोइम के अंदर हम देखते हैं जो पोएटिक लैंग्वेज या फिगर्स ऑफ स्पीच यूज हुए हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो इसमें ओक ट्री आया। ओक ट्री सिंबलिज्म, एक ये सिंबॉलिक है जो रिप्रेजेंट करता है मेच्योरिटी को, नॉलेज, विजडम, स्ट्रेंथ, सायादार चीज जिसके साय से दूसरे बहुत कुछ लेते हैं, जो किसी सब कुछ सिर्फ देता है। तो ओक ट्री स्पेसिफिकली यहां पर सिंबलिज्म यूज हुआ। लाइन नंबर 6, सून और से, अगेन एक ही लाइन में कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट वर्ड से, लेटर से दो वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं, सून एंड से, अगेन एलिट्रेशन, फिर एक लाइन छोड़ के, फिर व्हेन एंड वी, अगेन एलिट्रेशन। तो इस स्टैंजा के अंदर बेसिकली एलिट्रेशंस यूज हो रही हैं। और हमारे लिए जो सबसे खूबसूरत बात है वो ये है कि जो ओल्डर एज है वो अपनी मेमोरीज को रिवाइव करती है और फिर याद करती है कि किस तरह वो भी ग्रीन फील्ड में इंजॉय करते रहे हैं। तो उनकी उनकी अच्छी मेमोरीज हमें याद कराती हैं कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम आज में जी रहे हैं, हम अपने पास को याद करके भी अक्सर जीते हैं, उन खुशियों को हम दोबारा उसमें खुशी महसूस करते हैं। तो यहाँ पर ये चीज हम देख रहे हैं स्टैंजा के अंदर। अब आते हैं स्टैंजा 3 की तरफ। टिल द लिटिल वंस वेरी, पहले बच्चे उस पार्क में आए थे, खेलना शुरू हुए थे फर्स्ट स्टैंजा में, और फिर दोपहर का टाइम दिखाया था क्योंकि शेड में, ओक ट्री के शेड में बूढ़े लोग बैठे थे, तो वो दोपहर का टाइम हो गया, यानी बुढ़ापा, जिंदगी ढलना शुरू हो गई है। और अब टिल द लिटिल वंस वेरी नो वन कैन बी मैरी, जाहिर है जब हम थक जाते हैं तो हम खुश तो नहीं रह सकते, खुशी आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है, क्योंकि जब तक हम दोबारा रिलैक्स नहीं होते, अगले दिन के लिए तैयार नहीं होते, अपनी नींद पूरी नहीं करते, तो हम दोबारा रिफ्रेश भी नहीं हो सकते। तो वो कहता है बच्चे उस वक्त तक खेले, उस वक्त तक जब तक कि उनकी खुशी थकावट में बदल नहीं गई। द सन डज डिसेंड, सूरज गुरूब होना शुरू हो गया, गुरूब होता है। एंड आवर स्पोर्ट्स हैव एन एंड, और उसके साथ साथ हमारी खेलों का भी इख्तिताम हो गया। जब सूरज गुरूब होता है ना, मैंने पहले भी बताया था कि जो सन है, स्टार्ट में सन अराइज करता है, उठता है, तुलू होता है, और अब वो डिसेंड करता है, गुरूब होता है। तो जिंदगी भी हमारी स्टार्ट होती है और फिर वो सनसेट की तरफ चली जाती है, वो गुरूब होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ जिंदगी है जो
पहले तुलू हुई और फिर उसने पूरा बच्चे भागे दौड़े, जिंदगी को एंजॉय किया, जिंदगी के अंदर बहुत से काम किए, जिंदगी ने ही उनको थका दिया और फिर वो अपने बुढ़ापे और फिर मौत की तरफ रवाना हो जाते हैं। एंड आवर स्पोर्ट्स हैव एन एंड, और सूरज के गरूब होने के साथ ही हमारी खेलें भी इख्तिताम पजीर हुई। राउंड द लैप्स ऑफ देयर मदर्स मेनी सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जो थकने के बाद अपनी माओ की गोद में लैप्स में जाकर सो गए। थकावट हमेशा आपको अपनों में जाके आपकी थकावट उतरती है। तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो जब थक जाते हैं ना, खेलते हैं, दोस्त चाहिए होते हैं, खुशियां मनाते हैं, लेकिन जब थक जाते हैं तो उनको अपनी फैमिली चाहिए होती है, अपने पेरेंट्स चाहिए होते हैं। तो वो बच्चे भी अपनी माओ की गोद में जाकर सो जाते हैं। लाइक बर्ड्स इन देयर नेस्ट आर रेडी टू रेस्ट। कंपैरिजन देखें, छोटे बच्चे मासूम हैं, फरिश्ते हैं, वो थक जाते हैं तो अपनी माओ की गोद में जाकर ऐसे सो जाते हैं जैसे परिंदे आराम करने के लिए अपने घोंसलों की तरफ चले जाते हैं। तो छोटे बच्चों की मासूमियत को परिंदों की मासूमियत के साथ मिलाया है। एंड स्पोर्ट्स नो मोर सीन इन द डार्कनिंग ग्रीन। अब देखें, जो पहले वर्ड इकोइंग ग्रीन था, अब वो डार्कनिंग ग्रीन बन चुका है। अब कोई खेल दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि अब अंधेरा हो गया है। ग्रीन ग्राउंड, ग्रीनरी, नेचर अपनी जगह पे कायम है, लेकिन वहां पर अंधेरा छा जाने से तो जो लोग वहां मौजूद थे वो वहां पर नहीं रहते और अगले दिन नए चेहरे और नई जिंदगी के साथ आगाज हो जाता है। यहाँ हमें एक मैसेज मिलता है कि इंसान अपनी जिंदगी में जितना मर्जी खुशियां मना ले, जितना मर्जी झीले, लेकिन एक खास वक्त तक उसको जिंदगी मिलती है। उसके बाद उसको इस दुनिया से रुखसत होना ही है। वो सिर्फ दुनिया में आता है, उसे लगता है मैं जी रहा हूं, लेकिन वो लगातार मूव कर रहा है, हरकत कर रहा है, अपने काम खत्म कर रहा है। हर दिन हर लम्हा वो मौत की तरफ जा रहा है। वो सुबह का वक्त जो है, जिंदगी का आगाज जो है, वो हमें भगाना शुरू करता है और फिर हम गरूब आफ्ताब तक, यानी अपनी जिंदगी के इख्तिताम तक भागते चले जाते हैं और फिर हम थक जाते हैं और फिर अब्दी नींद सो जाते हैं। तो यहाँ पर जिंदगी, मौत, इन दोनों को आपस में मिलाया गया है। एक्चुअली जो पूरा लास्ट स्टेंजा है ना, इट्स डिनोटिंग टू डेथ एक्चुअली। अब हम आते हैं इस थर्ड स्टेंजा के अंदर जो फिगर्स ऑफ स्पीच यूज हुए हैं। अगेन एलिट्रेशन, पोइम में इमेजरी और एलिट्रेशन बहुत ज्यादा यूज हुई है। जैसे स्टेंजा की सेकंड लाइन है, मोर और मैरी, दोनों कॉन्सोनेंट लेटर एम से स्टार्ट हो रहे हैं, मोर और मैरी। तो ये जब कॉन्सोनेंट लेटर से दो वर्ड्स एक ही लाइन में आएंगे तो वो एलिट्रेशन होगा। तो यहाँ पर एक एलिट्रेशन है और फिर एक पूरी 4 लाइन्स। राउंड द लैप्स ऑफ देयर मदर मेनी सिस्टर्स एंड ब्रदर्स लाइक बर्ड्स इन देयर नेस्ट आर रेडी फॉर रेस्ट। मैंने स्टार्ट में बोला था कि हमारे पास मेटाफर है सन, लेकिन अब, और मैंने तभी आपको बताया था कि मेटाफर और सिमिली में क्या डिफरेंस है, कि कंपैरिजन आए दो चीजों के दरमियान, अगर लाइक और एज के वर्ड के साथ आएगा तो वो सिमिली, और अगर वो डायरेक्ट कंपैरिजन होगा तो मेटाफर होगा। यहां पर वर्ड आ रहा है लाइक बर्ड्स इन देयर नेस्ट, लाइक, तो जब लाइक आया तो ये एक सिमिली है। लास्ट लाइन में इन ऑन द डार्कनिंग ग्रीन, ये जो डार्कनिंग है, पहले वर्ड था सन, फिर था इकोइंग, अब है डार्कनिंग। ये तीनों के तीनों वर्ड्स जो हैं ये मेटाफोरिकली यूज हुए हैं। और ये जो डार्कनिंग ग्रीन है, अंधेरा होता हुआ ग्राउंड, ये मौत है। जब जिंदगी सो जाती है, जब जिंदगी थक जाती है, जब हर तरफ अंधेरा और खामोशी हो जाती है, खुशियां एकदम रुक जाती हैं, जिंदगी हरकत रुक जाती है, तो यहाँ पर डार्कनिंग भी एक मेटाफर यूज हुआ है। जो रेपिटेशन है इकोइंग का, वो यहाँ पर आकर खत्म हो गया लास्ट स्टेंजा में, और वो कन्वर्ट हो गया इनटू डार्कनिंग। अब यहाँ पर हम इसको नाइटफॉल भी कह सकते हैं, और हम इसको एंड ऑफ लाइफ, एंड ऑफ चाइल्डहुड, एंड ऑफ इनोसेंस, हर चीज, किसी भी चीज का एंड आना और फिर नई चीज का स्टार्ट होना, हम यहाँ पर इसको इससे भी तशबीह दे सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि लाइफ का जो साइकिल है, जो इसका थीम है, वो यहाँ कितना खूबसूरत बताया है कि लाइफ स्टार्ट हुई, पूरा जोश था, पूरी खुशियां थी, हर तरफ रौनक, हर तरफ आवाजें, इकोज आ रही हैं, और फिर जो बूढ़े हैं वो उस इको को फील तो कर सकते हैं, लेकिन उसका उस वक्त प्रेजेंट में पार्ट नहीं है, उसको सिर्फ इंजॉय कर सक रहे हैं। और फिर लाइफ साइकिल चेंज होता है और जनरेशंस जो हैं वो बदल जाती हैं। पहली जनरेशंस अपनी जगह छोड़ देती हैं
और फिर नई नस्ल उनकी जगह ले लेती है। अगर एक नस्ल अपनी जगह ना छोड़े तो फिर नई नस्ल को भी इसकी जगह नहीं मिल सकती। लिहाजा ये कानून कुदरत है कि जो आया उसको जाना है और फिर नए लोगों को उन पुराने लोगों की जगह लेनी है। तो ये जो साइकिल ऑफ लाइफ है बहुत खूबसूरती से इस पोएम में बताया गया। यहाँ ये पोएम एंड होती है। अगर आपको मेरी पूरी एक्सप्लेनेशन समझ आई है और आपको अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए क्योंकि इसके बाद मैं इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करने जा रही हूँ। और कमेंट कीजिए आपको कितनी समझ आई और आपको किसी और हेल्प की ज़रूरत है तो आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू पीपल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।